नमस्कार साथियों, रंगमंच संवाद श्रृंखला के तीसरे भाग में मैं अखिलेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रोफेसर मलिक से अखिल भारतीय रंगमंच के अंतर्गत मराठी के नाटककार विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित नाटक खामोश अदालत जारी है के तीसरे भाग पर संवाद करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमने प्रारंभ किया था नाटक जहाँ से स्थितियाँ बदली नहीं है, वही नाटक खड़ा है, क्योंकि उस नाटक से बाहर निकलने का बेनारे के पास कोई रास्ता नहीं है। वो अंदर है और अंदर वही सब तमाम पात्र भी हैं जो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। तृतीय अंक, वही स्थिति, वक्त शाम। पात्र दूसरे अंक के अंत में जिस स्थान पर थे वहीं। मिसेस काशीकर, रुको जी, मैं लिए चलती हूँ। जरूरत ही क्या है उसकी। बेनारे को जबरन ले जाती हुई चलने बेनारे उसे कटघरे के भीतर ले जाकर खड़ा कर देती है। उसके देखिए, ये एक पारंपरिक औरत और नए विचारों की संवेदनशील औरत की भावनाओं को नहीं समझती। उसको ना उसका चेहरा दिखाई दे रहा है कि उसके चेहरे पर क्या स्थिति गुजर रही है, ना उसकी भावनाएं समझ में आती हैं, ना उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। बस वो उसी पितृसत्तात्मक सोच में पगी हुई है और उसी सोच के अनुरूप उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। जब हम कहते हैं ना कि एक औरत भी दूसरी औरत का शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, तब हम ये भूल जाते हैं कि वो जो उत्पीड़क है, जो शोषक है, वो पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच में ही रमी हुई है, उसी में पली बड़ी है। उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको जीवन में नहीं मिला है। काशीकर, ऑल राइट, चालाकी नहीं, कहिए तो लिख कर दे दूं। मेरा तो यह कहना है कि अब फिर से बाल विवाह प्रथा को समाज में स्थान मिलना चाहिए। देखो, बाल विवाह ये समाज सुधारक है। बाल विवाह प्रथा को फिर से स्थान मिलना चाहिए, ये समाज सुधारक कह रहा है। हाँ, जो कहता है कि मुझे सामाजिक समस्याओं पर विचार करने से फुर्सत नहीं, मैं दिन रात समाज सुधार में लगा रहता हूँ, ये उसके विचार है। यानी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है स्त्री को। बस खाली उसको तो किसी की विवाहित बना के बिठा दो, जिंदगी बीत जाएगी। चाहे वो शोषण करे, चाहे वो उत्पीड़न करे, चाहे वो मारे, चाहे वो छोड़े। और यहाँ तक कि औरत यह समझ भी ना पाए कि उसके साथ जो हो रहा है वह विवाह जैसी बात को कहाँ समझ पाएगी। वो तो बच्ची, बाल विवाह तो पैदा होती लड़कियों का भी कर दिया जाता था, और 6, 7, 10, 12 साल की तो होता ही होता था। काशीकर आगे कहते हैं, पंख निकलने से पहले ही लड़की को ससुराल रवाना कर दो, फिर देखो सारी बदचलनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैं तो कहूँगा पुरुषों का नजरिया नहीं नजर आता इनको, ना अपना दिमाग नजर आता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। इनको नजर आता है खाली स्त्रियों की बदचलनी। जैसे किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो जाए तो कहते हैं उसने छोटे कपड़े पहने होंगे। क्या सलवार कमीज पहनने वाली, साड़ियाँ पहनने वाली, हाँ, पूरे कपड़े पहनने वाली औरतों के साथ बलात्कार नहीं होता है? यहाँ तो मतलब मुख्य रूप से ये है कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है। बल्कि जो लड़कियां स्मार्ट कपड़े तथाकथित रूप से जो कहे जाते हैं, पश्चिमी सभ्यता से आई हुई, उनको उत्पीड़क नहीं देखा गया है। उनको समाज हिम्मत नहीं कर पाता हाथ लगाने का, क्योंकि उनको दिखता है कि ये सशक्त है और ये ऐसे परिवार की होगी जो परिवार छोड़ेगा नहीं। जी। है ना? जी। जो दबी हुई, शर्माई हुई, सहमी लड़कियां होती हैं सीधी, उनको ज्यादा शोषण झेलना पड़ता है समाज का। जी। वो आगे कहते हैं, मैं तो देखूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आगरकर, घोरो, केशव ने हमारे इन सब ने गलत किया है, अहित किया है। हाँ। मिसेज काशीकर, और नहीं तो क्या, जब शादी किए बिना ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या। ये पारंपरिक वही स्त्री है ना जो उसको जबरदस्ती कटघरे में ले जाती है, हाँ, कि सब करवा दिया। जी। आजकल तो यही सब चाहती हैं। सब सुख अच्छा लगता है मगर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मीठा मीठा और करवा करवा थू। तुम्हें बताती हूँ सुखात में, हमारे समाज में एक से एक काली कलोटी, नकटी कुपटी लड़कियों की शादी हो जाती थी। मतलब शादी हो नहीं जाती थी, शादी कर दी जाती थी, और ये कह रही हो जाती थी। दोनों में अंतर है। जी। शादी कर दी जाना, एक बच्चे को क्या पता है उसकी शादी हो रही है? छोटा सा बच्चा है, गोद में है, दूसरा भी गोद में है, उनको विवाह का मतलब पता है? बिल्कुल नहीं। उनको तो अभी भोजन का मतलब पता है, खेलने का मतलब भी नहीं पता। लेकिन कर दी जाती थी, ये कह रही हो जाती थी। मिसेज काशीकर,
और क्या सबूत चाहिए? उसका व्यवहार ही बता रहा है सब कुछ। बस यही समझ लो कि अपने पहचान की है, इसलिए कुछ कहा नहीं तो इस तरह से मर्दों के बीच में कहती हूँ, कितने ही पहचान के क्यों ना हो वे लोग, मगर इस तरह से औरतों को मतलब मर्दों के नाच बीच में नहीं वो चाहिए। अगर स्वीकार नहीं कर रही है तो गलत है, और तुम जो मर्जी बकवास कर रही हो, अंट शंट जो बोल रही हो, वो जायज है, वो सही है, वो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। दोनों हाँ। कंट्राडिक्टरी है। आखिर कोई इसकी हद भी है कि नहीं? बाप रे बाप, इतनी जोर जोर से हंसेंगी, गाएंगी, नाचेंगी, ठिठोली करेंगी, ना दिन का पता ना रात का, कुछ फर्क समझ में नहीं आता। तो जैसे पुरुष नहीं बर्दाश्त करता ना, वो भी नहीं कर सकते। सुखात में बेनारे के सामने जाकर साधारण स्वर में, क्यों बेनारे भाई, कुछ रंग आया कि नहीं खेल में? मतलब उसी की नब्ज को काट रहे हैं, उसी को लहू लुहान कर रहे हैं, और उसी से पूछ रहे हैं कि कोई रंग आया कि नहीं। रंग तो तुम्हारी मर्जी से आ रहा है, रंग भी तुम दे रहे हो, रंगने वाले भी तुम ही हो, लेकिन रंग का असर रंग किसी और को रहे हो। अपने रंग को पहचानते नहीं है, दूसरों को रंगने पे आमादा है ये लोग। जी। पहुंचे बेनारे पर नजर, बताने योग मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बेनारे को जैसे काट मार जाता है, उनसे सिर्फ इतनी बात पूछिए कि वह अपने पर्स में टिक 20 क्यों रखती हैं। बेनारे चौक पड़ती है। अब कोई तुम अपने पॉकेट में क्या रखते हो, पुरुष से कोई पूछे, कोई देखती है स्त्री? बिल्कुल। या कोई अगर कह दे तुम्हारे पर्स में ये था, अपनी पत्नी भी, तो चौंक पड़ जाएगा, तुमने मेरा पर्स देखा, टटोला, क्या मतलब है? और तुम दूसरे के पर्स में देख रहे हो टिक 20। सुखात में, ट्रू मिलॉट, इट इज एंड इट विल बी। बेनारे पर एक विवक्षित नजर डालकर, क्या इन्होंने आप पर अपना प्रेम व्रेम कबूल होने की बात देखो बताई? ये सच कह रहा है, मतलब कह रहा है सुखात में, ये सच ही होगा, ये सच ही कह रहा है, और बुभुक्षित नजर डाल रहा है उसके ऊपर कि अरे मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया इसका, वो तो इस्तेमाल करना चाहता है उसका भी। जी। पहुंचे नहीं, मगर इन्होंने मुझसे यह कहा कि यह गर्भवती हैं। हर तरफ खलबली, बेनारी के चेहरे पर जैसी स्याही पुत गई हो, गर्दन झुकाए पत्थर के बुत सी बैठी हुई। आगे काशिकर कहती हैं, कह डालिए ना आप, पहुंचे, खामोश मत रहिए, बता डालिए झटपट। उस संभाषण आगे का चलो। बड़ा सामाजिक महत्व होगा। बड़ा सामाजिक महत्व होगा, ये इनके विचार है, महान विचार। करनी जरूर कह रही होंगी, मैं तुचाकी एक्टर हूँ वगैरह। मुझे जैसे मालूम कि है उसने अपनी- कहा ना, सुखात्मी की एक प्रैक्टिस नहीं चलती है, काशिकर और मिसेस काशिकर दोनों अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, है ना। जी। तो उसने सोचा मेरे लिए भी कहा होगा कि बड़ा छोटा किस्म का कलाकार है। जी। पहुंचे, इन्होंने बातों बात में मुझसे पूछा कि तुम्हारी कहीं बातचीत लग रही है कि नहीं। तो मैंने कहा जब तक मेरे मन की नहीं मिलेगी मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पर उन्होंने पूछा, मन की मानी कैसे, तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा साधारण रूप से लड़कियां मूर्ख और बौखल होती हैं। ये साधारण उसके स्टेटमेंट पुरुष समाज का, कि मूर्ख, और कहते भी तो है स्त्री की अकल कहाँ होती है, एड़ी के नीचे, हाँ, दबी हुई, यानी पैर के नीचे। अरे ये तो मानते हो कि होती है, ये भी बड़ी गनीमत है, हाँ? जी। और पुरुष की कहाँ होती है, वो तो एड़ी के नीचे भी नहीं होती। ऐसा मेरा अपना ख्याल है। आई वॉन्ट अ मेच्योर पार्टनर। इस बात पर तुरंत ही उन्होंने पूछा, मैच्योरिटी यानी बुद्धि की परिपक्वता अनुभव से आती है, इसे तुम नहीं मानते? मैंने कहा पता नहीं। तो वह बोली, और अनुभव उम्र अब इतना भी नहीं पता कि अनुभव से मैच्योरिटी आती है। जी। कह रहा पता नहीं, मैच्योर चाहिए, लेकिन मैच्योरिटी कैसे आती है, क्या है, उसका कुछ पता नहीं है उसको। तो वह बोली, और अनुभव उम्र के साथ आते हैं, जरा अलग अलग तरह का जीवन जीने से आते हैं, और इस तरह के अनुभव बहुत सुख देने वाले नहीं होते। पाने वाला तकलीफें उठाता है और दूसरा व्यक्ति सहजता से उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। क्या तुम उसे अपनाने को तैयार हो जाओगे? यानी कि यूँ समझो कि अगर वह सचमुच ही मैच्योर हो, उम्र में भी और शिक्षा में भी, तो भी। मैं बोला, मैंने इस पर अभी सीरियसली विचार नहीं किया है। तो वह बोली, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है? यह बोली, हाँ नहीं, है। तो वह बोली नहीं है, तो वही बोला, तो मैं बोला, आगे वहाँ ये होना चाहिए। तो मैं बोला कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है? तो वह बोली, अब आएगा। हाँ, वह बोली, हाँ है, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम चाहती हो, सिर्फ उसका अनोखापन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। मैं समझ नहीं पा अब ये अनोखापन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अनोखापन क्या, कि जो समाज की सड़ांत भरी, दुर्गंधपूर्ण रूढ़िवादिता को, जड़ प्राय स्थितियों को, मानसिकता को नहीं स्वीकारती।
ये उसका अनोखापन, क्योंकि उसने अनुभव से ग्रहण किया क्या सही है और क्या गलत है, जी। अपने अनुभव से जाना है। उसने समाज को जिया है, समाज ने उसको धिक्कारा है, उसने समाज में से अनुभव लिया है, समाज ने उसको छिटक कर अलग किया है, और वही अलग करने की प्रक्रिया यहाँ भी जारी है। जी। हम्म। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन्हें एकाएक मेरे विवाह की इतनी चिंता क्यों हो गई। मैंने यूं ही पूछा, अनोखापन यानी क्या? तो वह बोली कि उस लड़की को प्रेम में भयंकर धोखा और निराशा हुई है। और हाँ, जरा रुको, शायद ठीक ही याद है, उस प्रेम का फल। यहाँ पर यह जरा हिचकिचाई, फिर बोली, उसके पेट में है। सच कहा जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, मगर उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय है और उसे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है। असल में उस बच्चे के लिए वह अब जीवित रहने और विवाह करने का विचार कर रही है। इनकी बातों को सुनकर मुझे संदेह हुआ, इसलिए सत्य बात निकालने के ख्याल से मैंने कहा, अरे अरे, बेचारी के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। कौन था वह अधम आदमी? मतलब जब तुम्हें करना नहीं है तो नाम जानने की जरूरत क्या है, कहते लेकिन सच बात निकालने के लिए, है ना, मतलब कि समय समय पे उसको बेइज्जत किया जा सके। कर्णिक उसी नाटकीयता से गुत्थी की तरह तो आज सारी जिंदगी ही उलझी हुई है। पाश्चात्य नाटककार आइनेस्को। वेटिंग फॉर गोदो, कुछ भी हासिल नहीं होता। अंततः जीवन में हम जो मुट्ठी बंद करके पैदा होते हैं, खाली हाथ फैला के चले जाते हैं। हासिल क्या कर पाते हैं पूरा जीवन जीकर? खाली हाथ फैलाना। सुखात में मिलॉर्ड, मुकदमे के महत्व को देखते हुए रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर स्वयं न्याय देवता को गवाह के कटघरे में आने की इजाजत दी जाए। ये खुद प्रस्ताव रख रहा है कि सबने छिछालेदारी कर ली, अब मैं भी तो करूं, क्योंकि एक अनुभव से मैं भी गुजरा हूं। नहीं तो कभी ऐसा होता है, जज कहीं भी आता है, झूठ-मूठ का ही कर रहे हो, पर कर तो सचमुच के न्यायालय का अनुकरण रहे हो। अनुकीर्तन तो उसका हो रहा है ना, सचमुच के न्यायालय का। लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी से उठकर आप कहते हो कि मुझे भी कटघरे में आना है, मुझे भी गवाही देनी है, क्योंकि मुझे भी तमाशा करना है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी अपमानित करना है, मुझे भी तिरस्कृत करना है उसे। मुझे लगता है इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि न्याय में भी, मतलब यदि हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था को देखें, वो पक्षपात पूर्णता है ही ना, वो मानसिकता है ही। न्याय भी तो पूर्णतया निष्पक्ष नहीं है ना, जी। वो मानसिकता से ही तो दिया जाता है बेटा। अगर वो मानसिकता स्वस्थ नहीं है, अगर वो मनस्थिति दुरुस्त नहीं है, तो न्याय कैसे स्वस्थ हो सकता है? काशिकर, खूब अच्छी तरह यह समाज की जड़ को खोखला करने वाली अनैतिक रूपी दीमक है। मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूँ। अब वो दीमक वो है लड़की जो हंसकर जीना चाहती है, जो खुलकर जीना चाहती है, जो जीवन को अपनाना चाहती है, जो किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहती है ना, दामले का भी नहीं। कहती उसने भले ही भक्ति के बदले नैवेद्य लिया है मेरे देह का, लेकिन वो फिर भी उसके द्वारा किए गए भोग को जीवित रखना चाहती है, क्योंकि उसका क्या अपराध जो पैदा होने वाला है, उसका तो कोई अपराध नहीं है, इसलिए वो उसको बचाना चाहती है। जो न्याय के पक्ष में खड़ा है वही अन्यायी दिखता है, वही दुराचारी, वही अपराधी दिखता है। सुखात में सरकारी वकील की हैसियत से, मिलॉर्ड, अभियुक्त मिस लीला बेनारे के ऊपर पाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। उसे कोर्ट द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी कम है। अभियुक्त का चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिकता को तो उसने सरे बाजार नीलाम कर दिया है। अपने पतित आचरण से उसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोंट दिया है। अभियुक्त समाज की प्रबल शत्रु है। इस तरह की समाज घातक प्रवृत्तियों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन यह देश और इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। कौन सी संस्कृति और कौन सा देश है? देश की परंपरा जो हमारी है उसे हमने सही कहाँ रहने दिया है। जो हमारी संस्कृति है, कितना अपसंस्कृतिकरण उसका हुआ है, कितना अपकर्ष हुआ है। हमने उसको बचाने की कोशिश कहाँ की है? हम कहाँ जानने की या पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको, और फिर हम दुहाई देते हैं संस्कृति की, देश की, जबकि हम खुद उससे परिचित नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव जिस समय कहा गया था, उस समय माता का पूरा सम्मान था। हमारे यहाँ तो अविवाहित माताएं होती थी। व्यास जिसके पुत्र थे वो अविवाहित थी, सत्यवती।
जिन्होंने पूरे ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाया और आज जिसका साक्षात हमें पूरा मिलता है हर जगह। महाभारत कोई नहीं कहिए आप, भागवत या 18 पुराण जिन्हें बना के रखा, किसने बनाया? उसी व्यास ने, जो एक अविवाहित स्त्री का पुत्र था। कर्ण दूसरी अविवाहित स्त्री का पुत्र था, लेकिन हम उनको तो अपमानित नहीं करते। आज हमारी परंपरा तो बहुत स्वस्थ थी। हालांकि सामाजिक भय आ गए थे कुछ तरह के, उसके बावजूद भी जीवन का अधिकार हम जीवन से नहीं छीनते थे। अगर कोई कर्मों से सुशोभित करता है जीवन को, तो हम उसके सुशोभित किए जाने का सम्मान करते थे, उससे गौरवान्वित अनुभव करते थे। और आज हम कह रहे हैं कि एक अविवाहित स्त्री अपनी इच्छा से एक शिशु को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि वो करुणामयी है, क्योंकि वो कर्मठ है, क्योंकि वो सक्षम है, क्योंकि वो दूसरों को कुछ नहीं गिनती है इस दृष्टि से कि दूसरे उससे सिर्फ देह की आकांक्षा रखते हैं, उसका साथ नहीं देना चाहते, उसका उपहास करना चाहते हैं, उसका संबल नहीं बनना चाहते, बल्कि उसे निर्बल बनाना चाहते हैं और अधिक। उसका सत्कार नहीं करते इस कर्म के लिए, बल्कि उसका तिरस्कार करते हैं। इसलिए बिनारे, हाँ बहुत कुछ कहना है मुझे। अंगड़ाई लेकर कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुटकर रह गए। छाती में प्राणांतक आक्रोश उठे, किंतु हर बार होठों को कसकर भींच लिया। लगा कि कोई भी इसे जान नहीं सकेगा, कोई भी समझ नहीं सकेगा इसे। क्यों नहीं जान सकेगा समझ? क्योंकि समाज तो अपने ढंग से जिलाना चाहता है। जब वो चाहे तुम कुछ कहो तब तुम कुछ कहो, जब वो चाहे तुम मौन रहो तो वो मौन रहो, जब वो चाहे तुम्हारा इस्तेमाल इस प्रकार से होगा तो तुम उसी प्रकार में ढल जाओ, जब वो चाहे कि तुम इस प्रकार से अपनी तमाम शक्ति को दे चुकी हो, अब तुम शक्तिवान नहीं रही हो, शक्तिशाली नहीं रही हो, या इस दृष्टि से तुम्हें भोगा नहीं जा सकता, या इस दृष्टि से तुम्हारा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उस दृष्टि के तुम काबिल नहीं रहे, है ना जी। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ आकर होठों से टकराने लगता है, तो लगता है वह मेरे आसपास रहने वाले आदमी कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं। ये तीनों आरोप वही हैं जो उस पर लगाए थे। सुखात्मे ने कहा था ना, तुम कितनी बचकानी हो, कब तक रहे चलेगा तुम्हारा ये बचपना? जी। और तुम्हारे भीतर एक छोटी लड़की है जो हमेशा खेलना चाहती है, जो हमेशा उत्फुल्ल रहना चाहती है, ये आरोप लगाया था। और फिर ये आरोप लगाया गया था, इसके ऊपर पोंक्षे ने लगाया था शायद, कि पागल, लगभग जैसे पागल होते पागल जैसी है जी, है ना। तो ये तीनों आरोप इस पे लगा जा चुके हैं, और वो आसपास के लोग जो स्वयं है वही दिखता है ना उनको। जी। सभी, वह भी जो नितांत अपना है, दिल करता है उन पर भी जी भर हंसती रहूं, बस हंसती ही रहूं, और तब मन फूट फूट कर रो उठता है, और इतना रोता है कि आते ऐठने लगती है। क्यों रोता है? क्योंकि हमें जीना तो मनुष्य को समाज के बीच में ही है ना, समाज के साथ ही है। समाज से निरपेक्ष तो कोई जीवन नहीं है। हम जो कुछ है, जैसा है, वो समाज के साथ होने में है। समाज से इतर, समाज से बाहर हम कुछ भी नहीं है। हमारे सारे संबंध, हमारी सारी रागात्मकता, हमारी सारी भाव सत्ता, हमारी सारी विचार सत्ता, सब कुछ समाज के होने में है, समाज से निरपेक्ष होने में नहीं है। समाज की उपेक्षा में हम थोड़ी देर आनंदित हो सकते हैं, है ना, लेकिन जी नहीं सकते। मनुष्य को समाज चाहिए ही चाहिए। लगता कि हृदय फट जाए तो अच्छा हो, जिंदगी कितनी सारहीन लगती है। एक गहरा निश्वास भरकर मगर प्राण नहीं जाते, और न जाने पर फिर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर क्षण फिर कितना नया और अनोखा लगता है। आकाश, पंछी, बादल, किसी सूखे तरु की धीरे से झांकती हुई कोई टहनी, और खिड़की में हिलता हुआ पर्दा, चारों ओर फैली हुई नीरवता, और कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाज़ें, हॉस्पिटल की दवाओं की भभक, यह सब भी तब जिंदगी की रस से परिपूर्ण लगती हैं। लगता है जिंदगी चौकड़ी भरती हुई मेरे लिए गीत गा रही है। कितना ज़्यादा था आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज़्यादा। गहरी सांस भरकर जिंदगी को व्यर्थ जानकर फेंकने लगोगे, तभी उसके अस्तित्व का एहसास होगा। मजा है ना?
संजोकर रखो तो फेंक देने की इच्छा हो, और फेंक दो तो उसके बच जाने का सुख मिले। कुछ भी संपूर्ण नहीं है, बार बार वही, उसी तरह शिक्षिका की तरह। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात है। जीवन यानी क्या है, सवाल है ना बार बार। जी। फिर हम कहते हैं यही तो एकमात्र आत्मचेतस है जो अपने अनुभव से बोल रही है, जो इस पर गुजरा है, पूरे उम्र जो इसने झेला है, 14 वर्ष की उम्र से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक, ये 16 सालों का अनुभव। जीवन यानी क्या है? यह है जीवन, वह है जीवन। जीवन यानी विश्वासघात है, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारापन है, ना जाने क्या क्या है जीवन, और सब कुछ है जीवन। अगर जीने की ललक हो तो सब कुछ जीवन है। अगर जीने की ललक समाप्त हो जाए, और जिस ललक को समाप्त करने के लिए इसके भीतर पूरा समाज आमादा है कि वो ललक इसके भीतर से मर जाए, है ना। तो जीवन की जांच पड़ताल करके उसे क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही नौकरी उसके सशक्तिकरण का आधार है। वो आज दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर निर्भर होती तो कब का उसका, अगर मान लो ये विवाहित होती और इसके अवैध संबंध बनते तो क्या होता? इसके पति ने घर से निकाल दिया होता, इसके समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया होता। यह अविवाहित भी है, अगर माता पिता के ऊपर निर्भर करती तो माता पिता क्या करते? इसको कोसते, है ना, और अपने लिए लांछन समझते कि ऐसी लड़की जिसने अविवाहित होकर मुंह काला कर दिया। यही होता ना। जिसके ऊपर भी ये आर्थिक रूप से निर्भर होती वो अपने आप को लांछित अनुभव करता उसके इस कृत्य पर। लेकिन उसने तो बहुत ही मनोयोग के साथ, बहुत ही परिपक्वता के साथ, बहुत ही सोच समझकर प्रेम किया था। दूसरा ये वाला प्रेम जी। लेकिन वहां भी उसको विश्वासघात मिला। तो इस जीवन का एक ही सत्य है, वो आगे कहती है इस बात को, पढ़िए, वो है देह, वो है जी। शरीर, है ना। जी। पढ़िए। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, शरीर। आप इससे इनकार करें तो करें, करते रहें, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने भर के लिए होती है। जो छद्म वेशधारी पुरुष या स्त्री जो भी कभी रहा हो, अधिकांशतः तो पितृसत्तात्मक पुरुष समाज ही होता है, जो इस शरीर को खाली एक उपभोग की वस्तु समझता है, मीठी मीठी बातें करता है, बातों ही बातों में अपना सर्वस्व दे देने का वायदा करता है ना, इरादा रखता है। लेकिन जब वक्त आता है, जब इस शरीर का उपभोग कर लेता है, तब तुम दबाकर भाग जाता है। तो ये शरीर, वो कहते हैं ना कालिदास, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि तमाम धर्म करने का माध्यम भी तो ये शरीर है। तो ये शरीर, अधर्म भी इस शरीर से ही होगा जिससे धर्म होता है। जिससे एक बात होती है उसी से दूसरी बात होगी ना। जी। तो इससे एक बात होने पर ये धर्म साधनम हो जाए और दूसरी बात होने पर ये अधर्म बन जाए, ऐसा तो नहीं है। अधर्म बनने का या धर्म बनने की स्थितियों का, कारणों का उन्मूलन किया जाना बहुत जरूरी है ना। वो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम इसको कलंकित करने लगते हैं। जबकि देह के अतिरिक्त आप में, हम में से कितने लोग आत्मा जानते हैं? हम आत्मा का कोई परिचय नहीं है हमारे पास। कहा जाता है कि एक आत्मा है ना, आत्मा का कोई बोध नहीं है हमारे पास। सुनते आ रहे हैं कि एक आत्मा है, लेकिन आत्मा का कोई एहसास या कोई अनुभव हमारे से नहीं गुजरा है। हम तो बस इस शरीर को जानते हैं। मगर क्या इस बात को कोई जानता है कि उन नन्ही नन्ही कोपलों को मैंने अपने उस झुलसन की आंच भी नहीं लगने दी। इस विष को अकेले पचाया है मैंने, वह जानते भी नहीं। उन्हें तो मैंने सौंदर्य की शिक्षा दी है। देखो, वे जानते भी नहीं, लेकिन पुरुष क्या करता है? उन नन्ही नन्ही कोपलों का, बच्चियों का बलात्कार भी करता है। आते हैं ना किससे? छोटी सी 5वीं क्लास की बच्ची, 4थी क्लास की, तीसरी, दूसरी, पहली क्लास की बच्ची का एक शिक्षक ने बलात्कार कर दिया। पढ़े हैं ऐसे समाचार? जी। कौन सी मानसिकता है ये? जी, उन अपनी नन्ही कोपलों को मैंने अपनी झुलसन से बचाया है और उनको झुलसा देता है वो पितृसत्तात्मक समाज, जिसकी मानसिकता कुंठित है, संकीर्ण है, जिसकी मानसिकता शोषण की है, उत्पीड़न की है और अपने लिए आनंद की है।
कि वो आनंद अनुभव करे, किसी की जान जाए तो जाए। मन की निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया है उन्हें। कौन सा वह गुनाह है जिसके आधार पर तुम मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी छीन रहे हो मुझसे? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। अपने इस गुनाह का दंड क्या भोगना होगा, इसे मैं निश्चित करूंगी, जैसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। ये हमारी भारतीय परंपरा है। अपने द्वारा किए गए पाप का दंड चाहे दूसरा कोई जाने ना जाने, क्योंकि आप जानते हैं उसका दंड विधान भी तुम्हें तय करना चाहिए। अगर तुम अपने आप को एक पाप कर्म करने के बाद दंडित नहीं करते हो तो तुम उद्दंड बनते हो। उद्दंड यानी जो दंड से परे हो जाता है, फिर वो उजड्ड हो जाता है, उसके बाद वो समाज पे भार हो जाता है, समाज में अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। पहली बार जब तुम चोरी करो, चाहे छोटी सी करो, माँ के पर्स में से 2 पैसे निकालो, चाहे बाप की पॉकेट में से थोड़ा सा रुपया निकालो, या कोई घर में चीज छुपा कर रखो, आपका दिल धक धक करेगा, है ना। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार रिपीटेडली वो करने पर आप पक्के होते चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पहली बार किए गए कृत्य के लिए दंड नहीं दिया। इसलिए बेनारे कहती है कि मेरा जीवन मेरा है ना। सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती मेरा है, और मैंने जो कर्म किया है उसका न्याय भी मैं अपने साथ खुद करूंगी। इसलिए वो पालने की, क्योंकि उस बच्चे जो उसके गर्भ में पल रहा है उसका क्या अपराध है? उसका तो कोई अपराध नहीं है, वो तो निष्पाप है, वो तो निष्कलंक है। अगर कलंक मुझे लगाता है समाज, क्योंकि वैसे मेरा भी कोई पाप नहीं है, मैंने तो सर्वस्व दान देकर एक उदात्त प्रेम को प्राप्त करना चाहा था, उसके बदले में मिला कलंक, तो ये मेरा दोष है कि देने वाले का दोष है? वो तो श्रद्धा में, भक्ति की पराकाष्ठा में उसके निकट चली गई थी, बहुत पूजनीय मान लिया था उसे। अब वही पूजनीय उसको पापी बना दे, पापिष्ठा बना दे, तो ये उसका दोष तो नहीं है ना। ऐसे ही उस बच्चे का भी दोष नहीं है जिसकी हत्या का आदेश दे रहा है ये न्यायालय। और ये भी अपने आप में विडंबनापूर्ण है। उस पे लगाया गया है भ्रूण हत्या का आरोप कि उसने भ्रूण हत्या की है ना, और उसको भ्रूण हत्या करने का निर्णय सुना रहा है ये कोर्ट कि भ्रूण हत्या करे। तुम जीवित रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पेट में पलने वाला व्यक्ति, बच्चा, शिशु जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो समाज की इच्छा के अनुरूप नहीं है। हर किसी का अपना अलग व्यक्तित्व, मार्ग और फिर अंत होता है, मगर वह सार्वजनिक कैसे हो सकता है? एकाएक स्कूल के हल्के फुल्के मूड में आवाज बंद, साइलेंस, कितना शोर, कटघरे से निकलकर सब तरफ घूमने लगती है, जैसे क्लासरूम में चल रही हो। एकदम चुपचाप बैठे रहो सब, निश्चेष्ट बैठे हुए एक एक व्यक्ति को बारी बारी से देखकर। बेचारे बच्चों, जानते हो यह सब कौन है? एक एक चेहरे पर प्रकाश केंद्रित होता है, सबके चेहरे भयानक, जड़वत, प्रेत जैसे दिखाई देते हैं। ये भी भीतर से वैसी ही बच्ची है, बच्चियों के साथ संगति में रह के ये भी वैसी निष्पाप है जैसी वो बच्चियां हैं जिनको ये पढ़ाती है ना। तो अब इनका साक्षात्कार कर रही है, जब इन्होंने वो तमाम कृत्य करके दिखाए हैं इस न्यायालय में, जो कृत्य किए नहीं जाने चाहिए थे, बल्कि उनके परिणाम स्वरूप सहारा, अवलंब, मधुरता, सौंदर्य और शिवत्व की परिकल्पना उभरनी चाहिए थी प्रत्येक मनुष्य में, चाहे वो सुखात्मे हो, चाहे वो काशीकर हो, चाहे वो पोंक्षे हो, चाहे वो बालू रोकड़े हो, सब में वो परिकल्पना साकार होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है ना। यह 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो ये चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। होठों पर घिसे पीटे खूबसूरत औपचारिक शब्द हैं, भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं हैं, है ना। कैसे घिसे पीटे शब्द हैं कि समाज बचना चाहिए, और समाज किससे बनता है? हम सबसे बनता है ना जी। तो तुम कुकृत्य करते रहो और तुम कहो समाज बचना चाहिए। तुम संस्कृति की दुहाई दो और संस्कृति का अपमान करते रहो। तुम मातृ शक्ति को वर्ण्य मानो और उसका ही अपमान, माँ का अपमान करते रहो। देवी को देवी कहकर स्त्री को पूजनीय समझो, रमणी, और रमणी समझकर उसका उपभोग करते रहो, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो।
स्कूल का पीरियड खत्म होने का घंटा, बच्चों का अस्पष्ट सा शोर, उसे सुनती सुनती वह क्षण भर के लिए तल्लीन हो जाती है। आवाज़ें दूर होती अंततः डूब जाती हैं। एक चुप्पी, वह जैसे सोते से जागती है, अपने चारों तरफ देखती है और उस चुप्पी से बहुत भयभीत हो जाती है। देखो वो बच्चे बुरी तरह से उसके अंदर बैठे हुए हैं, बहुत गहराई में बच्चे उतरे हुए हैं, जिया है उसने जीवन को उनके साथ, इसलिए नौकरी का डर भय कि मैं उसके बिना, उसको ही सब कुछ माना है उसने, उसके बिना मैं रहूंगी कैसे, जीऊंगी कहाँ, ये सवाल है। इसलिए इस कटघरे में खड़े होकर भी उसको वही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वही बच्चे सामने आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे अकेली छोड़कर न जाओ रे बच्चों, मुझे इनसे भय लगता है, बहुत भय लगता है। भय से मुंह छुपाकर व्याकुल स्वर में, कबूल करती हूँ मैंने पाप किया है, मैंने माँ के भाई से प्रेम किया है, मगर घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती गदराती हुई देह की बहार में अकेला वही तो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस बहार का दिन रात बखान किया था, लाड़ किया था, दुलराया। मुझे क्या पता कि हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती हो, जिसकी केवल और माँ का भाई होने से वो इच्छा पाप में बदल जाती हो। यानी बचकाना प्रेम था उसका, लेकिन उसका तो प्रेम प्रौढ़ था, और जब उसने प्रौढ़ावस्था में एक प्रौढ़ व्यक्ति से प्रेम किया तो उसका प्रेम, उस प्रौढ़ व्यक्ति का प्रेम तो बचकाना निकला। कितने कंट्राडिक्शन है, सारे कंट्राडिक्शन है, और सब में समाज का जो वर्तमान स्वरूप है वो कितना विभत्स और कितना विकृत है। जहां हम जो पाप खुद करके आनंदित होना चाहते हैं, उसी पाप में दूसरे को धंसा हुआ देखकर, दूसरे को फंसा हुआ देखकर, या अनजाने या अनिच्छा से भी उसमें उसकी गिरफ्त में आया हुआ समझकर उसका अपमान करना चाहते हैं, तिरस्कार करना चाहते हैं, है ना, उसे बिल्कुल इतना निंदित कर देना चाहते हैं कि समाज के समक्ष वो सिर उठाकर खड़ा ना हो सके। ये है इसका पूरा पाठ। अब इस पे थोड़ा सा हम इसके रंग शिल्प पे बात कर लेते हैं। ये जो शरीर का उपमान अभी आपने देखा है ना, ये शरीर भी वैसे ही है। इसमें आत्मा एक यात्री मान लो, हमारी परंपरा में यात्री कहा गया है। यात्री का बोध हो जाए तो यात्री है, अन्यथा हम कैद है। इस शरीर से बाहर तो हम निकल ही नहीं सकते, जीना है तो इस शरीर में जीना है। ऐसे ही समाज का एक कटघरा है जिसके भीतर हमें जीना है, वैसे ही समाज के साथ इस जगत का एक कटघरा है, वैसे ही जीवन का एक कटघरा है। ये तमाम कटघरे, ये तमाम कैदें या ये तमाम स्थितियां एक साथ इस नाटक में रूपायित हुई है, क्योंकि इसके रंग शिल्प में यथार्थवादी रंग शिल्प को, पारंपरिक तमाशा रंग शिल्प को और स्थितियों के मद्देनजर एक ऐसे रंग शिल्प को पिरोया गया है जहां नाटक स्वयं साक्षी बना है, और नाटककार जो आशु सृजन हमारी परंपरा में होता था ना, जब लोक नाट्य होता था किसी गांव में, तो उनके पास कोई लिखा लिखाया कथानक नहीं होता था। ऐसे ही यहाँ एक कलाकार मौजूद है जिसके सामने ये नाटक रचा गया है, लेकिन इन्होंने तो पूर्व नियोजित है। इन्होंने किस नियत से रचा है वो नाटक? एक असहाय स्त्री को, एक निर्बल स्त्री को और अधिक पीड़ित करने के लिए, और अधिक निस्सहाय बनाने के लिए, है ना, ऐसी दुर्दमनीय स्थितियों में ला देने के लिए कि जहां वो अपने लिए कोई अवलंब खोज ही ना सके और परास्त होके इनकी गिरफ्त में आ जाए। ऐसी हालत में डाला है हमने। आखिर का इसका जो रंग शिल्प का विधान है, अकेली एंटर किया था सबसे पहले सामंत ने, और फिर उसके बाद बेनारे ने, हाँ, अंगुली दबी हुई आई थी। अब इतनी पीड़ा हो गई है कि वो अचेत प्राय पड़ी है, हतप्रभ सी पड़ी है, बदहवास पड़ी है, और सब शो मस्ट गो ऑन, शो तो होना ही चाहिए। सब चले जाते हैं शो की खुशी में कि शो बनाना है और शो करना है, लेकिन वो अकेली पड़ी है। मतलब जिसे थोड़ी सी उंगली में चोट लगी थी, उसे कितना घायल कर दिया समाज ने अपने प्रहारों से, अपने वाणों से, अपने शब्दों से। और पूरा नाटक इस वल्गैरिटी को, इस शाब्दिक हिंसा को, इस क्रूर शाब्दिक उत्पीड़न को
पूरे नाटक के दौरान नाटककार ने रचा है। और ये उसी उत्पीड़न के बीच, उसी शाब्दिक हिंसा के बीच, उसी क्रूर प्रहारात्मक क्रियाओं के बीच नाटक रूपाकार ग्रहण करता है। तो नाटक के भीतर नाटक, और जो नाटक के भीतर नाटक है वही असली नाटक है। जो नाटक बाहर है वो नाटक नकली है, ये समझाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि जो हम जी रहे हैं वो तो हम अपना गुड फेस दिखाना चाहते हैं दूसरों को, हम एक नकली जीवन जी रहे होते हैं। जो हम अंदर से हैं वो हम असली हैं, और वो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, हाँ दूसरे का उघाड़ना चाहते हैं। उस उघाड़ने की प्रक्रिया में इस नाटक को उद्घाटित किया गया है। इसलिए इसके रंग शिल्प को कहीं भी किसी भी तरह के स्टेज पर मंचित किया जा सकता है। और तेंदुलकर ने बहुत ही कहना चाहिए सोच समझकर वर्तमान जीवन, भारतीय परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि समस्त वैश्विक परिप्रेक्ष्य को 1963 में ही आत्मसात कर लिया था, जब इस नाटक की रचना की गई थी। उनके ऊपर कई आरोप भी लगे कि नाटककार ने एक स्वीडिश उपन्यास का प्रभाव ग्रहण किया है, एक नाटक है स्वीडन का, उसका प्रभाव ग्रहण किया है। लेकिन जब आप नाटक से गुजरते हैं, नाटक को पढ़ते हैं, तब आप जानते हैं कि प्रभाव तो हर एक पर पड़ता है ना। किसी नाटककार पर प्रभाव ना पड़े, किसी रचनाकार पर प्रभाव ना पड़े, ये कैसे संभव है? प्रभाव पड़ना कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म से ही हम प्रभावों से बड़े होते हैं, प्रभाव ही हमें महान बनाते हैं। लेकिन प्रभाव को जो कि त्यों नकल के रूप में स्वीकार कर लेना गलत है ना। आखिर में जो एक हरे रंग के कपड़े का बना हुआ तोता बेनारे के पास छोड़ा गया है, वो एक नाटक की भी आशा है, वो एक नाटककार की भी आशा है, वो एक स्त्री की भी आशा है, वो एक पूरे समाज की भी आशा है, वो एक पूरे वैश्विक मानव की भी आशा है कि एक सचमुच की ऐसी संवेदनशीलता जो सामंत को लगती है, जो निशब्द हो जाता है, जो किसी भी रूप में छोड़कर भी बेनारे को नहीं छोड़ पाता। फिर उसको लगता है कि प्रारंभ में इसे ये तोता बहुत अच्छा लगा था, जो कि निष्प्राण है, कपड़े का बना हुआ है, उसी को छोड़ देता है, शायद इससे कुछ बाई को होश आ जाए। तो वैसा ही तोता हमारे समक्ष है, वो आशाओं का तोता है, वो हमारे विश्वास का है कि हम अपने भीतर की तमाम जड़ स्थितियों को निकाल कर बाहर करें, खोद कर बाहर करें। वैसे ही जैसे सारा टाइम न्यायालय में बैठा कनखोदनी से करना, कान खोदता रहता है, नाक खोदता रहता है, वो न्यायाधीश काशीकर जो बना हुआ है। वास्तव में हम एक सच्चे न्यायाधीश बने, हम अपनी न्याय व्यवस्था को, अपनी पुलिस व्यवस्था को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करें, जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो और किसी को भी अपमान झेलने की स्थितियां वहां मौजूद ना हो। तो एक समता मूलक समाज बनाने की ओर तेंदुलकर का रंग शिल्प भी अग्रसर है, तेंदुलकर की रंग संवेदना भी अग्रसर है। और ये जो पूरा नाटक, ये नाटक कभी भी पूरा नहीं होता। घासीराम कोतवाल में आप देखोगे नाटक फिर रिपीटेडली दोहराया जाता है, वहाँ ललिता गौरी मार दी जाती है। कमला में आप देखोगे नाटक फिर सिर उठाकर खड़ा हो जाता है। जो उसकी पत्रकार की पत्नी है वो बार बार सोचती है कि क्या ये विवाह कैसा बंधन है जहाँ मुझे खरीदा गया है दहेज के बदले में। और एक जो कमला करके वो आदिवासी महिला को खरीद के लाता है, वो महिला सोचती है कि मैं तो सब कुछ पा गई, अब इस पुरुष को संतान देना, क्योंकि 250 रुपये में खरीद के लाया था, वो तो वाहवाही लेने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए उसको खरीदता है। पर वो महिला सोचती है कि इसने मेरे लिए दाम चुकाया है, इसलिए इसकी हर इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है ना। तो ये शो मस्ट गो ऑन, ये विजय तेंदुलकर के आखिरी दिनों तक 80 साल की उम्र तक शो चलता रहा। और ये नाटक बेबी लिखे चाहे गिद्धड़े लिखा जाए, कभी भी ये नाटक पूरा नहीं हुआ। ये नाटक क्योंकि समाज का नाटक है, हम सबका नाटक है, और हम सबको मिलकर इस नाटक की रंग संवेदना को संवारना है, इस नाटक के रंगशिल्प को नया रूप देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि आप सभी को विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखित नाटक खामोश अदालत जारी है
पर हुई यह परिचर्चा पसंद आई होगी। यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके साथ ही आगे आप कौन सा नाटक पढ़ना चाहेंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद और आभार।